बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा वफाकी हुकूमत ने अब गवादर पोर्ट का भी कहें कि इफ्तिताह कर दिया और वहाँ पे चाइनीज़ जहाज़ लंगरअंदाज होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज गवादर में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का वक्त शुरू हो गया है। अब आगे निगरा हुकूमत के लिए, निगरा सेटअप के लिए भी बातचीत बड़ों में जारी है। क्या उस बातचीत में या वो कहते हैं ना सलाह मशवरे में मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाया जा रहा है, उनसे तजावीज़ ली जा रही है। फिर दूसरी जानिब कौमी असम्बली में 50 से ज़्यादा कवानीन में तब्दीलियाँ की जा रही हैं, अमेंडमेंट की जा रही हैं, नए कानून लाए जा रहे हैं, निगरान हुकूमत को इख्तियारात दिए जा रहे हैं। तो इसके पीछे जो सियासत पे जिनकी गहरी नज़र है वो अंदाज़े लगा रहे हैं कि ये तमाम इसलिए किया जा रहा है कि चेयरमैन पीटीआई को आड़े हाथों लिया जाए या फिर अगर हुकूमत को इख्तियारात होंगे तो सब कुछ वो जो प्रोजेक्ट थे जो पेंडिंग में हो जाते थे वो सब पेंडिंग में नहीं होगी और तरक्की का सफ़र रुकेगा नहीं। देखते हैं आगे ये ऊँट किस करवट बैठता है। पीडीएम का जो इत्तेहाद था, जिसकी हुकूमत है आज भी, लेकिन अब बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो इत्तेहाद टूटता हुआ नज़र आ रहा है। चेमा गोइयाँ ये भी हैं कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और चेयरमैन पीटीआई का इत्तेहाद हो सकता है। ये दो जमातें आपस में कोलिशन कर सकती हैं, मिल सकती हैं। पीपल्स पार्टी का शायद पीडीएम से कहते हैं ना दूर हो जाए और उनको अल्लाह हाफ़िज़ कहे। इस पर भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई से लेके अशरा मुहर्रमुल हराम। आज 9 मुहर्रमुल हराम है, इस पर भी हम बात करेंगे कि मुल्क भर में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कराची के मारूफ शख्स सलीम सचवानी साहब। बहुत शुक्रिया सर। सलीम सचवानी साहब, आपने टाइम दिया। सबसे पहले मैं बात करूँगा सर, आज सिंध की एक स्टोरी है, फिर मैं आता हूँ वफाक में। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध में हलीम आदिल शेख साहब हुआ करते थे, आप ही की पार्टी के। उनकी तख्ती परसों सिंध असेंबली से हटा के राना अंसार खातून की लगा दी गई, जो कि जिनका ताल्लुक एमक्यूएम पाकिस्तान से है। कितने वोटों के साथ लगवाई सर? 39 गालबन। और पीटीआई के बंद की इससे ज़्यादा है मेरे ख्याल से। ऐसा ही तो क्या मुमकिन होना चाहिए था? तो पीटीआई के लोग कहाँ हैं? तो सर ये तो इनके ड्रामेबाजी है ना। हलीम आदिल शेख को मुतादिद बार बुलाया गया। हलीम आदिल शेख साहब खत लिख भेज देते थे। मुतादिदार सिर्फ बुलाया गया और ज़बानी बयानात दिए गए कि आप आ जाएं, गिरफ्तार नहीं करेंगे। सिर्फ ज़बानी बयानात दिए गए, मगर इसमें प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया गया। उन्होंने प्रैक्टिकली कोई पुलिस को हिदायत जारी नहीं की कि हलीम आदिल शेख के पास जितने भी केसेस हैं इनको एक क्लास करके रोका जाए और हम हलीम आदिल शेख ताकि आके अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकें। तो ये तो सरासर जो है ना ज़्यादती और जुल्म और बर्बरियत है जो ये कर रहे हैं। और आपको पता है मौला अली का कौल है, कुफर की हुकूमत तो चल सकती है मगर जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। यानी नाइंसाफ़ी की हुकूमत नहीं चल सकती। अगर कुफर भी इंसाफ दे रहा है ना तो वो चल सकता है, मगर अगर मुसलमान भी नाइंसाफ़ियाँ कर रहा है तो वो नहीं चल सकता। तो सर ये तो क्या बोले इसके ऊपर कुछ कहने के लिए फिर बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज हो जाते हैं। आगे बढ़ाते सर सिलसिले को। ज़र मुबादला के ज़खायर में 54 करोड़ 10 लाख डॉलर्स की कमी। करंट अकाउंट खसारा पिछले माली साल में 2.5 अरब डॉलर तक नुमाया तौर पर गिर गया और जो एक साल पहले 7.5 अरब डॉलर था रिपोर्ट के मुताबिक। आगे बढ़ाते हैं, चीनी बैंक ने पाकिस्तान को 2.4 अरब डॉलर का कर्जा रोल ओवर कर दिया। इसहाक डार का कहना है चीन के बैंक ने 2 साल के लिए कर्जा रोल ओवर किया है, पाकिस्तान दोनों सालों में सिर्फ सूद की अदाई करेगा। अब बताएं, ये इस वक्त सूरत हाल है कि सिर्फ सूद की अदायगियाँ की जा रही हैं। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह का कहना है मुद्दत पूरी होने से 48 घंटे कबल असेंबली तहलील की जाएगी। असेंबली की जल्द तहलील से इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात और इंतजामात के लिए 60 के बजाय 90 दिन मुयस्सर होंगे। सर इसका मतलब ये असेंबली बहुत जल्द जा रही है और बहुत जल्द पाकिस्तान की आवाम एक निगरान वज़ीर आज़म देखेगी। क्या आपको निगरान वज़ीर आज़म और निगरान हुकूमत पर एतमाद है? सर निगरान हुकूमत जब बनेगी
तब मालूम पड़ेगी कि एस्टेब्लिशमेंट मुल्क से कितनी वफादार है। वो मुल्क की खैरख्वाही चाहती है या वो मुल्क को मजीद तबाही की तरफ ले जाना चाहती है। ये तो सिर्फ निगरां गवर्नमेंट बनने के बाद ही पता पड़ेगा, क्योंकि निगरां गवर्नमेंट जो भी बनेगी वो इनसे ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से बनेगी। आपको एक अफसोस होगा, शायद आपकी नज़र से वो खबर गुजरी हो, ये जितने बिल मंजूर हो रहे हैं, फिर ये बिल मंजूर होकर सेनेट में जा रहे हैं, फिर सेनेट से भी मंजूर हो रहे हैं, और आपके वहाँ सेनेटर मौजूद हैं सेनेट में सर, वो भी उस बिल के हक में साइन कर रहे हैं, ठीक है ये बिल मंजूर कर दो, तो उनको किस चीज़ का प्रेशर है और वो क्यों तमाम बिलों पे साइन किए जा रहे हैं? सर इसमें बहुत से ने एतराज़ किया, वॉकआउट भी किया और बहुत ने साइन कर दिया, और कुछ ने अगर साइन किया तो उसकी जवाब तलब की पार्टी क़यादत करेगी और उनसे सख्त बात होगी कि किस खुशी में इन्होंने किया। ये तो पार्टी की आला क़यादत उस पर कार्रवाई करेगी अगर कुछ गलत हुआ है तो। बिल्कुल 100%। लेकिन आपकी मगर जो ये कवानीन बना रहे हैं, जो ये हरकतें कर रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर 29 कवानीन 50 कवानीन 1-1.5 घंटे में मंजूर, कोरम के अंदर 20-25 लोग बैठे हुए हैं और 20-25 लोग एक बिगर कुछ पढ़े बिगर कुछ समझे यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस की वगैरह के बिल कवानीन के ऊपर भी साइन कर रहे हैं। और किसी ने एक बेगरत ने ये नहीं कहा कि भावलपुर यूनिवर्सिटी के जो इतना बड़ा वाकया हुआ है, जो इतना बड़ा सहाया हुआ है, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए और उसके ऊपर जो छतरी लेके मुलजिमान को जो साया मुहैया किया जा रहा है ये ख़त्म होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर मुझे बताएं, वो कोर कमांडर सबकी 4 दीवारी की इज्जत ज़्यादा थी और 5 से 6 हज़ार ख़वातीन की जो यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के जो बच्चियों की इज्जत ज़्यादा है? आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दें सर। 5-6 हज़ार बच्चों की इज्जत ज़्यादा है, तो फिर 9 मई के वाक़या के ज़्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी इसके ऊपर। सबकी ज़बानें क्यों चुप हैं? और वो जो दौरा कर रहे थे, वो जो दौरा कर करके बयान दे रहे थे, वो क्यों नहीं जा रहे अब जो भावलपुर यूनिवर्सिटी का दौरा करने के लिए? आप यहाँ बैठकर भी आवाज उठा रहे हैं और उस मुजरिमाना जो हुआ सिलसिला उस पर कंडेम आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, पूरी कौम कर रही है कि इस तरह के और हमने इस पे प्रोग्राम भी किया, गालबन आपको याद होगा। सर मैंने आपके तो जिक्र ही नहीं किया कि आपने क्या अपने, मैं तो उनसे कह रहा हूँ जिन्होंने 9 मई के थाने के ऊपर पूरे मुल्क से हजारों लोग गिरफ्तार कर लिए, 50 से 100 लोग मार दिए। मैं तो उनसे सवाल कर रहा हूँ कि वो भावलपुर वाक़े पे क्या कर रहे हैं, वो क्यों अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं? और वो जो दौरा कर करके बयान दे रहे थे, वो क्यों नहीं जा रहे हैं भावलपुर यूनिवर्सिटी में दौरा करने के लिए? वो जाएं तो भावलपुर यूनिवर्सिटी में ताकि आइंदा इस तरह के वाक़या यूनिवर्सिटी में। और मंशत किस तरह बिक रही है यूनिवर्सिटी में तुलबा के पास, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है उसके ऊपर? कौन बेचने वाले, कौन बड़े MNAs या MPs या एस्टेब्लिशमेंट के लोग कौन है इन मामलों में इन्वॉल्व? इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करें। मुल्क को मुल्कियत खुदा दे, पाकिस्तान खाली जबान से न बोलने, हकीकत में इसको इस्लामी मुल्क बनाए, खाली मुंह जबानी बातें करके कौम का वक्त बर्बाद न करें। आपको भी हुकूमत मिली थी, आप लोगों ऑपोजिशन में कहते हैं ना बैठकर बहुत आसान होता है, लेकिन मैं आपके पास आता हूँ। हमें ज्वाइन किया है इकबाल अडवाणी साहब ने, आप इकनॉमी पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उनसे पूछ लेते हैं, फिर हम आते हैं सलीम सचवानी साहब के पास। अडवाणी साहब खुशामदीद कहेंगे शो में। थैंक यू सर। अडवाणी साहब, पहले गिरती हुई मईशत और फिर निगरां हुकूमत के लिए बड़ों की बैठकें, तो आपको क्या लग रहा है मईशत का? तो वो जो एक बयानिया बनाया जा रहा था कि IMF से पैसे आएंगे, पड़ोसी ममालिक से पैसे आएंगे तो कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन बेहतरी अभी तक नजर तो नहीं आ रही और फिर ये हुकूमत भी जाने वाली है। नहीं, बेहतरी इतनी जल्दी थोड़ी आएगी इकोनॉमिकली। अभी हमको तो काफी रिफॉर्म करने पड़ेंगे, तब जाके हम थोड़ा बेहतर हो सकते हैं। इतना जल्दी तो नहीं होगा कि अभी की फौरन, जब मैंने आपको पहले भी कहा था जब तक पाकिस्तान में फौरन इन्वेस्टर नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो इतना जल्दी हमारा डॉलर भी काबू में नहीं आएगा। और जब तक डॉलर काबू में नहीं आएगा तो महंगाई तो बढ़ती रहेगी। तो यही वजह है। अब आप हमारे जो मिनिस्टर हैं या वजीरों की बातों को अगर आप सच समझोगे तो फिर तो हम लोगों की गलती है ना, क्योंकि कितनी चीजें तो उनको खुद को भी पता नहीं है, वो भी ऐसे ही बोल जाते हैं। अडवाणी साहब, यहाँ पे एक सवाल बनता है, तो फिर साबिक वजीर आजम चेयरमैन PTI के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जो स्टेटमेंट दी थी उसको ये कहा जा रहा था कि उनको अगवा किया गया, जबरदस्ती दिलवाई गई। आज शब्बर जैदी ने भी स्टेटमेंट दे दी है, कल दी है गालबन, और वो कह रहे हैं कि अगर PTI की हुकूमत मजीद चलती तो मुल्क दिवालिया हो जाता। ये तो मैंने भी आपको पहले ही कह चुका हूँ। और जो आजम खान के हवाले से आप जो बात कह रहे हैं
वो भी हमने कहा था कि वो तो मजिस्ट्रेट के सामने जाके बयान दिया है, जो उस वक्त भाईजान कोई थे हमारे पीटीआई के बात नहीं मान रहे थे। फिर इसके बाद तो वो खुद नेट में चले गए, खुद फ्रंट में आ गए। तो पीटीआई वालों का मसला ये है कि मानते नहीं है किसी भी बात को, और बाद में कुछ अर्से बाद फिर वही बात कर रहे होते हैं। तो अभी तो बहुत सी चीजें होंगी, और मुझे लगता है कि सफदरजदी ने सही कहा है, अगर पीटीआई की हुकूमत रहती तो हम डिफॉल्ट हो जाते, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वो लोग जा रहे थे उनका एक ही प्रॉब्लम था कि बस मुझे इक़्तिदार जाना नहीं चाहिए, 16 अरब डॉलर बेची गई है पीटीआई की गवर्नमेंट, पाकिस्तान का कुछ भी हो जाए बस मेरा इक़्तिदार नहीं जाना चाहिए। तो उनका भी यही प्रॉब्लम था कि मेरा इक़्तिदार है, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो के नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ठीक है, इनको आप वो कुछ आपको कहना चाह रहे हैं, आपको कुछ कह रहे हैं। जी जी, तो मैं उसका जवाब दे दूं। जो भी सवाल इनको करने मेरे से करें, ठीक है, आप तवक्कुफ करें। जी जी सलीम भाई, और इनको बोले सवाल करें मुझसे। करें जी सलीम भाई, आप कहें। मैंने अभी आपसे एक सवाल है कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट गई तो 16 अरब डॉलर इनके हैंड ओवर करके गई, और प्लस जो है ना वो 129 का बैरल था, और अब 72 73 का है, उसको भी 6-8 महीने से ऊपर हो गए, और प्लस वो 40% में जो सस्ता तेल आना था उसके भी ट्रॉलर गायब हो गए, उसके भी कमीशन रोल बैक हो गए। सर ये गवर्नमेंट अगर इस तरीके से चलती रही तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए या मादनियात के जखीरे निकल आए, सारे के सारे गायब हो जाने हैं। सर सुन लिया सवाल आपने? मैं जवाब दूं? जी जी, इनकी जब गवर्नमेंट गई तो 16 अरब डॉलर नहीं थे, 11 नहीं सर, 16 अरब पूरे थे, 16 अरब पूरे थे। जी जी, मैंने ये नहीं कहा कि ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम किए हैं, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने अच्छे काम नहीं किए। अच्छा मुझे आप बताएं, आपने सब्सिडी किस हिसाब में दे रखी थी पेट्रोल की? चले इसका जवाब दे दें, क्या मकसद था आपका सब्सिडी देके? जब आपने हाईवे से मुआयदा किया हुआ था तो आपने इतनी सब्सिडी क्यों दी हुई थी? सर अखराजात कम करके अगर सब्सिडी दी जा रही हो तो उसमें क्या इतराज है सर? आप बताएं, अगर वफा की काबीना अपने 120 अरब के जो पॉकेट मनी लिए वो खत्म कर दे। जवाब तो देने दो शहबाज शरीफ साहब, जवाब देने एक जवाब आप भले 10 सवाल करें, मेरा जवाब तो ले लें। फिर आपने एक रिकॉर्डिंग पकड़ी गई थी शौकत तरीन की, जो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर से बात कर रहे थे और केपीके से, कि आप वहाँ पर लेटर लिखें IMF को। तो आप तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करना ही चाहते थे ना, आपका तो मकसद यही था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा ये गवर्नमेंट बहुत अच्छी है या नून लीग की गवर्नमेंट अच्छी थी, पीडीएम की, ये बात नहीं कर रहा, लेकिन इनका भी कोई मकसद अच्छा नहीं था। इनका तो प्रॉब्लम यही था कि हमको इक़्तिदार मिल जाए, पाकिस्तान का कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। अब जो पीडीएम की गवर्नमेंट है उनका भी यही मसला था, हमारे केस खत्म हो जाए, पाकिस्तान का जो भी होता है होने दो। तो मकसद दोनों साइडों से एक ही तरह, ना ये दूध के दुले हुए हैं ना ये गवर्नमेंट दूध की दुली। सर अगर ये बात है, सर सवाल सुन लें, आपका जवाब आ गया। सर एक और सवाल, सर एक और सवाल ले लें, सर सवाल ले लें। अगर इमरान खान साहब 3 अरब डॉलर के ऊपर साइन न करते तो ये इनको न मिलते, इन चोरों के हथे ना आते, मगर मजबूरी थी क्योंकि मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। ये खान साहब का बड़ापन था कि इन्होंने साइन करके दिए। और फोन कॉल की जो आप बातें कर रहे हैं ना सर, फोन कॉलों में क्या क्या खेल होते हैं वो मेरे से ज्यादा आपको पता होनी चाहिए। जी चले जी सर। कौन से 3 अरब डॉलर जो अभी सर अभी जो रिलीज हुए पैसे सर, एक किस्त हुई 1 अरब डॉलर की, 1.5 अरब की। अच्छा जो IMF से जो मुआयदा हुआ है अभी जी। हाँ तो IMF से मुआयदा हुआ है, जो उनके पास गई थी जो टीम, तो इनके पास ऑप्शन क्या था? अभी क्या बोल सकते थे? वहाँ भी तो इन्होंने एक अजीब बात कर दी जो IMF के इख्तियार में नहीं आती कि इलेक्शन जल्दी करवाओ। IMF कहाँ से इलेक्शन करवाएगी? वहाँ भी IMF के इख्तियार में तो ये भी नहीं आती कि हुकूमत पाकिस्तान। सर एक मिनट पहले यहाँ पे मेरी बात सुन लें। IMF के इख्तियार में तो ये बात भी नहीं आती कि हुकूमत पाकिस्तान इसको इजाजत देती कि वो इमरान खान के पास जाए, वो इमरान खान साहब के पास जाए और उनसे बात करे। ये तो उनके पास न वो MNA थे, न वो कोई मिनिस्टर थे, न वो कुछ थे, मगर इसके बावजूद भी उसके पास IMF थी गई और हुकूमत ने इजाजत दी। वो क्यों दी हुकूमत ने इजाजत? न देती इसको इजाजत। किसने कहा था कि उनको IMF को इजाजत दे कि इमरान खान के पास जाए? क्या सवाल है साजिद भाई, और क्या सवाल है बताएं मुझे आप। नहीं सलीम साहब का कहना है तो फिर IMF का जो वफूद था वो चेयरमैन PTI के पास हुकूमत वक्त जाने ही ना देती। इजाजत हुकूमत वक्त की होती है जब जाते हैं। हाथ में ही नहीं थी, एक चीज हुकूमत के हाथ में नहीं थी। IMF ने क्या कहा था? हर उस सियासी जमात से मिलेंगे जो फ्यूचर में पाकिस्तान की हुकूमत में आ सकते हैं, क्योंकि बाद में हमको ये प्रॉब्लम हो जाती है कि नई गवर्नमेंट जो आती है वो मुआहदे पे अमल नहीं करती और कहती कि ये तो पुरानी गवर्नमेंट ने मुआहदा किया था। इसी वजह से उन लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि बाद में
वो पाकिस्तान की जो नई गवर्नमेंट आती है उसको अपोजिशन लीडर के पास आती है मुझे सर, वो अपोजिशन लीडर के पास ही है, विदाउट एमएनए, जो एमएनए भी नहीं है उसके पास कैसे गई? मुझे आखिर कुछ तो बात थी ना जो गई सर, उसको आप तस्लीम करें। और खान साहब ने साइन करके दी, बराबर करके बराबर दिखा के उन्होंने साइन भी कर दी, उसको तस्लीम करें बजाय तस्लीम करने के। और आज 10 डेमो के ऊपर शामिल हो रही है काम, मतलब उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ओके ठीक है, अभी क्या सवाल नया आया इनका? अडवाणी साहब, खत्म हुआ अडवाणी सवाल, साहब जब आप सामने होंगे तब करेंगे आपसे सवाल। अडवाणी साहब ब्रेक का मुझे आप बीच में मत बोले ना, मेरी बात करने देना भाई, मैं तो वैसे ही साथ थोड़ी बैठा हूँ, फोन पे हूँ, मैं जो बात करूँ इसके बाद आप तनकीद करते रहना। हाँ बोले साजिद भाई, आप कुछ पूछ रहे हैं। अच्छा लास्ट में सर मुझे ये बताएं कि वजीर आजम जो निगरां वजीर आजम आएगा और जो निगरां हुकूमत बैठेगी 90 दिन के लिए, गालबन राना सनाउल्लाह का कहना है कि 90 दिन के लिए बैठेगी, 90 दिन के अंदर आपको नजर आ रहा है कि चेयरमैन पीटीआई या पीटीआई को क्लीन चिट मिलेगी, या कि आपने पहले तज्जिए में कहा था कि 5-8 साल आप माफिया तलाफियां करते रहो? देखिए पीटीआई को तो अभी मुझे नहीं लगता कि कोई स्पेस मिले, मुझे लगता नहीं है कि हो सकता है इनको नाहिल कर दिया जाए, इनकी पार्टी को बैन कुछ भी किया जाए, इनको स्पेस नहीं मिलेगी इस बात गवर्नमेंट में आने की। इलेक्शन की सूरत में, इलेक्शन के बगैर ये नहीं आ सकते। अब रहा सवाल आपने निगरां वजीर आजम का कहा, देखिए तो निगरां वजीर आजम का प्रॉब्लम कहाँ चल रहा है कि अभी किसी को भी ये नहीं पता कि केयर टेकर गवर्नमेंट टाइम पे इलेक्शन करवाएगी कि नहीं करवाएगी और कितना टाइम लेकर जाएगी, किसी को नहीं अंदाजा। कितना भी बड़ा आदमी भी क्यों नहीं हो, कितना भी बड़ा मिनिस्टर हो, कितने भी सियासी असलो रसूख रखता हो, किसी को नहीं पता कि केयर टेकर गवर्नमेंट कितना टाइम लेगी, ये किसी को नहीं पता। इसी वजह से जो वजीर आजम का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसकी वजह यही है कि नून लीग चाहती है कि केयर टेकर गवर्नमेंट में जो भी वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर बने वो हमारी पार्टी का हो, कि अगर केयर टेकर गवर्नमेंट लंबा टाइम भी खींचे तो वजीर आजम इनका खुद का ही हो, किसी का करीब का आदमी हो। और इसी तरह पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि सिंध का जो चीफ मिनिस्टर हो क्या निगरान में, क्या आपको पीटीआई भी वक्त गुजरे तो इनको प्रॉब्लम नहीं हो, यही इनको भी खौफ है। आपको अडवाणी साहब, आपको जब तक खान साहब का मामला पूरी तरह फिक्स नहीं होगा, इससे पहले इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, ये आप सुनने में पहले भी कह रहा हूँ। जब तक ये पीडीएम चाहती है कि पहले इनका क्लियर हो, इससे पहले इलेक्शन हो नहीं पाएंगे, तो केयर टेकर गवर्नमेंट ज्यादा टाइम भी खींच सकती है। तो ये चाहते हैं कि हमारे लोग ही सब चीजों पे आए। कैटेगोरिकली इस वक्त बड़ा तमाम मीडिया पे एक बहस है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो सकता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। पीपल्स पीटीआई से कभी वो उनके खुद के लोग जा रहे हैं, तो पीटीआई और ये सब, ये पता है रोमर, ये मार्केट में आवाज दे देना, एक ग्राउंड बना लेना, मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद हो। अभी जिस तरह के जो हालात चल रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि पीटीआई का इत्तेहाद किसी पार्टी से होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इकबाल अडवाणी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और प्रोड्यूसर साहब मुझे ब्रेक का कह रहे हैं सर, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और चेयरमैन पीटीआई के दौर में आप फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे शब्बर ज़ैदी साहब, और मुल्क का बड़ा नाम है। उन्होंने भी कल एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट दे दी, जो कि इससे पहले इस तरह की स्टेटमेंट चेयरमैन पीटीआई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान दे चुके हैं। क्या कहते हैं जी शब्बर ज़ैदी साहब? तो जो क्योंकि पीटीआई के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनके कलेजे में अब हम ठंड डालने वाले हैं। सलीम सचवानी साहब अब सुनिएगा, पीटीआई हुकूमत चलती रहती तो मुल्क माशी तौर पर तबाह हो जाता। शब्बर ज़ैदी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शब्बर ज़ैदी ने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत चलती रहती और उनकी मुद्दत ख़त्म होने से पहले ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। उन्होंने कहा कि मैंने चेयरमैन पीटीआई को मुल्क की खराब मईशत का बताया, उन्हें मशवरे भी दिए, लेकिन वो कुछ सुनने के मूड में नहीं थे। सर ये वो लोग हैं जो हमेशा वज़रातों को मजे लूटने के चक्कर में होते हैं। ये वही शब्बर ज़ैदी साहब है ना जो कुछ दिन पहले पेशन गोइयां कर रहे थे कि टेक्नोक्रेट हुकूमत आने वाली है। ये वही शब्बर ज़ैदी साहब है ना जिनकी पेशन गोई थी टेक्नोक्रेट हुकूमत आने वाली है। अब ये फिर मक्खन लगा रहे हैं किसी मिनिस्ट्री के हसूल के लिए कि इनको शायद कोई मिनिस्ट्री निगरान वगैरह में मिल जाए और वो फिर कौम के दिलों पे मूंग दलें। और सर इंसाफ की बात अगर कर सकते हो तो करें, न कर सकते हो तो चुप रहें, वो ज़्यादा बेहतर है।
मतलब आपको लगता है कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आखिरी उनका मजीद क्या कहना था, उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर एक सोफे पर बैठ जाते थे, चेयरमैन पीटीआई उन्हें बुलाते थे और कहते थे कि शहजाद ये क्या कह रहा है, बताओ क्या करना है। शहजाद अकबर मतलब उन्होंने पूरी तमीद बांधी है। उन्होंने वो बताया भी है कि यहाँ शहजाद अकबर बैठे हुए थे या मैं बैठा था और मैंने इस तरह की बात की, लेकिन मेरी मानी ही नहीं गई। सर क्या ज़रूरी है कि सारी बातें मानी जाए किसी की? क्या मुमकिन है? क्या आप अपने मालिकान को मशवरे दें वो सारे के सारे मान लिए जाएं? जो बातें समझ में आने वाली होती है वो मानी जाती है, जो नहीं समझ में आनी होती है वो नहीं मानी जाती है। क्या ये कम था कि उनको इज्जत दी गई, उनको अपने पास बिठाया गया, उनसे मुशावरत की गई? क्या इज्जत इनको नहीं दी गई? तो आप जो ये कह रहे हैं दी गई और वो उस पर पूरे नहीं उतरे तो साइड पे हो गए। तो साइड पे हो गए ना, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने कोई अच्छी हुकूमत नहीं चलाई, आपकी कारकर्दगी से वो मुतमईन नहीं थे। तो सर ये टेक्नोक्रेट के, जो मैं यही कह रहा हूँ ना, ये वही शब्द दे दिए ना जो टेक्नोक्रेट हुकूमत आने के दावे कर रहे थे। इससे आप अंदाजा लगा लो ना सर, इसकी मेंटेलिटी का अंदाजा इसी से हो जाता है कि इसको जो अवामी हुकूमत नहीं चाहिए, इसको टेक्नोक्रेट हुकूमत चाहिए जिसमें इनको मिनिस्ट्री मिले। ये अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपनी बोटी के लिए पूरे मुल्क को हिलाल करने के दर पे हो जाते हैं। अपनी बोटी के लिए इतना ही इनको ख्याल है तो बताएं ना, वो जो पीटीआई गवर्नमेंट 16 अरब डॉलर देके गई थी मौजूदा हुकूमत को, वो मौजूदा हुकूमत किस तरीके से पामाल की और किस नहज पे पहुंचा दिया, बताएं इसके बारे में कौम को। उसके बारे में तो उनकी जबान नहीं चलती। सर जी, करप्शन ख़त्म करने के नारे मुतादिद हुकूमतें लगा चुकी हैं। इससे पहले भी एक हुकूमत थी जो कि करप्शन ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारी मेहनतें की, कानून में अमेंडमेंट की गई, नैब को इख्तियारात दिए गए और कुछ हद तक उसमें बेहतरी भी आई थी। आम आदमी से लेकर गवर्नमेंट मुलाजिम, पॉलिटिशियन, सबको एक खौफ था कि अगर हम करप्शन करेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, हमें उठा लिया जाएगा और हमसे हिसाब किताब लिया जाएगा, हमारे घरों पर छापे मारे जाएंगे, हमारे घरों में अगर सोने की ईंटें लगी है तो वो भी उतार ली जाएंगी। तो एक था, लेकिन वो पूरा ना हो सका ख्वाब करप्शन ख़त्म होने का। आज जब ये हुकूमत जाने वाली है, जो कि तहरीक के अदम एतमाद के बाद आई, आज ये हुकूमत को गिनती के दिन रह गए। हुकूमत जाने के बाद एक बहुत बड़ी करप्शन के स्कैंडल अब सामने आ गए। 15 वफाकी इदारों में सर 2 खरब की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। मुख्तलिफ महकमा जात में किकबैक्स और ठेकेदारों को नवाजा गया है। 2 खरब बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो जाते जाते कहीं ये हुकूमत भी टीका तो आम आवाम को नहीं लगा के जा रही। सलीम सचवानी साहब, बहुत सारे इदारे हैं, हुकूमत बड़े बड़े टीके लगा रही है। कराची पोर्ट जो बेची गई, क्या उसकी ओपन इसकी बोली ली गई? क्या आवाम के सामने आया कि भाई ये उन्होंने इख्तियार दिया कि कौन कौन कंपनियां जो है वो पोर्ट खरीदना चाहती हैं, अपने कोटेशन दायर करें? क्या आवाम को मालूम पड़ी इसकी? पोर्ट बिक गई, इसका मालूम पड़ी। कितने में बेची? कोड़ियों को माल बेची है इन्होंने पोर्ट। बिलियंस ऑफ डॉलर की पोर्ट है सर, बिलियंस ऑफ डॉलर का हिसाब तो करें। इसको मिलियंस में बेची है इन्होंने। एयरपोर्ट उन्होंने बेच दिया, मोटरवेज इन्होंने बेच दिए। बचा क्या है इस कौम का ये तो पता है। अब गरीबों के कपड़े तक तो उन्होंने उतार लिए। आज लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, आज पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तालीम नहीं है लोगों के पास, इंसाफ नहीं है लोगों के पास, रोजगार नहीं है लोगों के पास। और ये सिर्फ अपनी अयाशों में लगे हुए और कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। न चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख्याल आता है, न एस्टेब्लिशमेंट को ख्याल आता है कि क्या हो रहा है। मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करें, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाएं, अवाम को तालीम दें, अवाम को खुशहाल करें। जब अवाम खुशहाल होगी, अवाम में तालीम होगी तो पाकिस्तान दुनिया की टॉप 3 ममालिक में शामिल हो सकता है सर। अल्लाह ने पाकिस्तान को इतना नवाजा हुआ है। 2/3 मेजॉरिटी की बात आप लोग करते हुए नजर आते हैं। पीटीआई 2/3 मेजॉरिटी लेके आएगी, वोट की ताकत से आएगी। आपके रहनुमा इस वक्त ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इतना वोट पड़ेगा कि वो जो करप्शन करने वाले लोग हैं वो भी दंग रह जाएंगे, वो करप्शन नहीं कर पाएंगे, वो सिस्टम को हैक नहीं कर पाएंगे और हम 2/3 मेजॉरिटी से हुकूमत बना लेंगे। चले आप बना लें, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अगर आपको आवाम वोट देती है क्या कर लेंगे फिर? पहले क्या किया था? अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से अवाम जो है वो भरपूर तरीके से इलेक्शन वाले दिन बाहर निकलेगी, अगर इलेक्शन होंगे तो। क्योंकि इनको पता है कि अवाम निकलने वाली है इलेक्शन के, इसीलिए इलेक्शन डिले करने के बहाने कर रहे हैं। निगरान हुकूमत को गैर ज़रूरी इख्तियारात दिए जा रहे हैं जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में निगरान हुकूमतों को वो इख्तियारात नहीं दी गए जो ये दे रहे हैं। तो इससे जाहिर हो रहा है कि ये इलेक्शन डिले करने के चक्रों में लगे हुए हैं। मगर ये जब भी इलेक्शन कराएं, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और जो जुल्म और बर्बरीत की हुकूमत चला रहे हैं ना, अभी आपको पता है ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली में क्या बकवास की खवातीन के बारे में। इससे पहले भी वो शीरी मज़ारी साहबा और दीगर खवातीन के बारे में उल्टी सीधी बातें कर चुके हैं। और ये
पाक फौज के मुतालिक भी कह चुके हैं कि उन्होंने 65 की जंग हारी, 71 की जंग हारी, उन्होंने लोगों का खून निचोड़ लिया। फौज का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया सर? ट्रू, फौज के कुछ उस वक्त हमारे एस्टेब्लिशमेंट जवानों की शहादतें हैं, इसमें कुछ फौज के एस्टेब्लिशमेंट के लोगों की गलतियां और कोताहियां और नाअहलियां थी, जिसकी वजह से जो हमारे हजारों फौजी शहीद हुए और हमारे हजारों सिविलियन शहीद हुए। मगर फौज को बुरा भला कहना सर, ये पाकिस्तान मुमलिकत खुदादाद की तौहीन है। फौज पाकिस्तान की है और पाकिस्तान फौज का, मगर कोई करप्ट जनरल वो पाकिस्तान का नहीं है, वो फौज का भी नहीं है। चले, करप्शन एक नासूर है, उसको जल्द पाकिस्तान से ख़त्म करने का जो अज़म है वो तमाम जो स्टेक होल्डर हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो लेकर आती है, लेकिन मुमकिन नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। बहुत सारी मेहनतें की जाती हैं, कानून साज़ियाँ की जाती हैं, इख्तियारात दिए जाते हैं, लेकिन ये हो नहीं पाता। मुहर्रमुल हराम के अयाम चल रहा है, 9 मुहर्रमुल हराम है, और न सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया के कई मुल्कों में हुसैन इब्न अली की जो दोस्त थे, जो उनकी फैमिली थी, जिन्होंने हक़ और सच के लिए, दीन इस्लाम के लिए जाम शहादत नोश किया, लेकिन यजीदी क़ुव्वतों के आगे सरे तस्लीम खम नहीं किया। और करबला का वाक़या हमें सबक देता है कि सामने कितनी ही बड़ी ताकत क्यों ना हो, और अगर आप हक़ पर हैं तो हक़ पर डट जाएं, चाहे आपका सब कुछ कुर्बान ही क्यों ना हो। ये तो हमें सबक देकर गए इमाम हुसैन अली मकाम के यजीद ने हर आजमाइश ले ली, बच्चों को भूख दे दी, बच्चे तड़पा दिए, घर वालों के साथ मजालिम कर लिए, पानी बंद कर दिया, अजियतें दी, ताकि उनका जो ये सब्र है वो ख़त्म हो, वो टूटे, और वो मेरे आगे, मेरे जो उस वक्त के इख्तियारात थे उस वक्त यजीद के, उनके आगे हुसैन इब्न अली सरे तस्लीम खम करते। लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि शजरा तैयबा कैसे एक ज़ालिम और एक जाबिर के आगे सरे तस्लीम खम कर सकता है। लेकिन हुसैन ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। बड़े तारीखी अल्फाज हैं। सलीम सचौनी साहब, 9 मुहर्रमुल हराम हमें दर्स देता है कि यजीदी क़ुव्वतों के आगे में सरे तस्लीम खम नहीं करना, और आज नौजवानों में सब्र, इस्तकामत है, या कि सब सोशल मीडिया और अफरा तफरी और इंतशार फैलाने में लगे हुए हैं? क्या कहेंगे सर? सिर्फ 50 सालों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को बुला दिया गया। वो गर्दन जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूसा दिया करते हैं, उस गर्दन को तन से जुदा कर दिया गया। सर, ये सोचने का मकाम है और बहुत गौर व फिक्र का मकाम है कि आज से ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ 50 सालों में कौम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को बुला दिया, और आज फिर यजीदी की हुकूमत है। और आप देखें तो निसाब से सीरतुल नबी का चैप्टर निकाले गए। सर, क्या तालीम दी जा रही है कौम को? सीरत नबी के जो है ना वो चैप्टर हटा दिए गए। आप पढ़ लें सर, उठा मंगवाएं आप, पहली से लेके आप नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर पहली से लेके 10वीं तक के तमाम किताबें मंगवाएं, देखें कितना % आपको दीगर मवाद मिलता है और कितना % जो है ना सीरतुल नबी का मिलता है। तो आपके सामने लग पता जाएगा कि क्या हकीकत है और क्या अफसाना। क्या आज मैसेज देंगे आज के दिन के हवाले से? 9 मुहर्रमुल हराम नवास रसूल की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। 1400 साल गुजरने के बावजूद भी हुसैनियत जिंदा है। ये मुहर्रमुल हराम के इस महीने को शिया और सुन्नी दोनों को मिल के मनाना चाहिए भरपूर तरीके से, और 10 मुहर्रम को तजदीद अहद वफा के तौर पर मनाना चाहिए, ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तालीमात के ऊपर भी रोशनी डालनी चाहिए जिनको बुलाकर यह वाक़या हुआ। सिर्फ उस दिन के वाक़यात तो बयान किए जाते हैं, मगर क्यों बुलाई गई, किस तरीके से बुलाई गई, लोगों के जहनों को किस तरह ब्रेन वॉश किया गया उस दौर में, और आज किस तरीके से इस दौर में ब्रेन वॉश किया जा रहा है। कुरान शरीफ में सबको खरीदा गया सर। उस वक्त के मुफ्ती भी बिक गए, उस वक्त के अलामा भी बिक गए, आम आदमी को डरा धमका दिया गया। एक परदेसी 72 लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ वहाँ मौजूद है, लेकिन उसका कोई साथ देने वाला नहीं। वेल डन सर, बड़ी प्यारी बात की आपने। और आपने देखा कि सिंध हाउस में मेला लगा, M&S खरीद व फरोख्त हुए, अमेरिकन एम्बेसी में वही M&S मुलाकातें करते हुए नजर आए, रिजीम चेंज किया गया, मुमलिकत खुदादे पाकिस्तान पर एक करप्ट हुकूमत मुसल्लत की गई, जो 1.5-1.25 साल के अंदर में 1.25 साल के अंदर में मुल्क के खजाने को खाली करके भिखारी बना दिया। वो कौम जो आगे की तरफ जा रही थी उसको पीछे धकेल दिया। 10 डैमों की तामीर के ऊपर काम रोक दिया गया, सीरतुल नबी के निसाब से निकाल दिया गया। सर, आज वो लोग मुसल्लत हैं हम पे,
और ये लोग जब तक मुसलत रहेंगे हम पर, ये ध्यान में रखिए कि मुल्क आगे की तरफ कभी नहीं जाएगा। ये कौम इनको वोट देती है, आप अगर जिन पे तनकीद कर रहे हैं, अगर कौम इनको वोट देती होती तो ईवीएम मशीन खत्म ना की जाती। चले उसको विफाक को छोड़े, सिंध में भी तो है ना सर दूसरी पार्टियां, उनको भी तो लोग वोट दे रहे हैं। कर रहा हूं कि अगर ईवीएम मशीन के तहत इलेक्शन हो, आवाम को वोट का हक दिया जाए। आवाम को वोट का हक 75 सालों में नहीं मिला है, और उसके अंदर इंटरनेशनल और नेशनल एस्टेब्लिश इसकी जिम्मेदार है आवाम को वोट का हक न देने की। आज देख लें, बंगाली हमसे अलग हुए, वो कहां से कहां पहुंच गए, आज वहीं के वहीं खड़े तो खड़े, बल्कि हम उससे और पीछे चले गए। आज 3 गुना से ज्यादा आगे बांग्लादेश, और खुशी की बात है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन नहीं है, 100 गुना आगे बढ़े। सर नहीं है ना, पीछे हमें भी नहीं रहना चाहिए। सर नहीं है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन नहीं है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन अभी भी नहीं है इस इंतखाबात में भी। फिर आप 2/3 मेजोरिटी कैसे लेंगे? क्यों कानून, आप तो मान ही नहीं रहे सिस्टम को। कानून खत्म किया गया है, मुझे बताएं क्यों कानून खत्म किया गया ईवीएम मशीन का? पीटीआई को इलेक्शन से बाहर करने के लिए ना, ताकि पीटीआई को इलेक्शन धांधली करके हरा सके, इसीलिए इन्होंने ईवीएम मशीन को खत्म किया। क्यों? पढ़े लिखे 1 करोड़ वोटरों को वोट के हक से महरूम किया गया, इसीलिए कि उनको पता है पढ़े लिखे लोग ज्यादा समझदार है, वो ज्यादा बेहतर तरीकों से तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। मगर अब उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान की तमाम आवाम जो है ना, 90% आवाम समझ चुकी है, 90% आवाम के दिमाग में है कि हमारे साथ में जुल्म हो रहा है, कौन है असल जालिम, वो 90% आवाम समझ चुकी है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जिस तरह पंजाब ने हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया था ज़िमनी इलेक्शन के अंदर, वोट देने के लिए बाहर निकले थे और धांधली की कोशिशों को नाकाम बनाया था, इस तरह पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा। और अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान तरक्की की जानिब आगे बढ़ेगा और धांधली की कोशिशें नाकाम होंगी और मुल्क आगे बढ़ेगा और आवाम को आवाम की हुकूमत मिलेगी, ये सब जो इमरान खान साहब की सूरत में होगी। ये सब की ख्वाहिश है कि कोई ऐसा लीडर हो जो इस मुल्क को मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करे। सर इन्होंने देखे ना आपके सामने सर, इन्होंने करप्शन की कितनी कोशिश की। अल कादिर ट्रस्ट का भी आपके सामने बांडा फूट गया, बहुत सारे केसेस बने, बहुत सारे। ये अब इसमें अंदर में जो ये नेब के चेयरमैन रिटायर्ड जनरल जो साहब बैठे हुए हैं, अब वो भी इसके अंदर में जो है ना मुजरिम बन गए, वो भी मुजरिम बन गए, क्योंकि एक फैसला हो चुके हुए को उन्होंने बगैर अदालत की इजाजत के दोबारा शुरू किया है। इनको पहले चाहिए था कि कोर्ट से परमिशन लेते इस केस को दोबारा शुरू करने के लिए, उसके बाद में जो है ना वो शुरू हो सकता है। इन्होंने विदाउट अदालत की परमिशन के, विदाउट सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के अल कादिर सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में, इमरान खान साहब को तकलीफ पहुंचाने के लिए, इमरान खान की शोहरत को नुकसान पहुंचाने के लिए दुनिया भर में, और जिस तरीके से सर खान साहब को उस दिन गिरफ्तार किया गया, फौजी कमांडोज भेज के, रेंजर्स के लोगों को भेज के जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, दिक्के मार के, और लोगों को पूरी दुनिया को ये चीज़ मनाजिर दिखाए गए, क्या ये ज़ेब देता था? आज उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी सर, जिन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया है? अब बताएं एस्टेब्लिशमेंट के क्या खिलाफ कार्रवाई करेगी उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए जिन्होंने भेजा उस दिन, जिन्होंने गलत तरीके से भेजा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा? बताएं कौम को, वो भी जवाब दें। ठीक है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन मुल्जिम था और कौन बेगुनाह था, कौन मुजरिम था, ये भी वक्त बताएगा। बहुत जल्द तमाम फैसले हो जाएंगे, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा उशाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।